हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। और आज हम देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 6th एनसीईआरटी का 6 चैप्टर के नोट्स, पृथ्वी के प्रमुख घातक। कल मैंने इसके बारे में बताया था। इसमें हम पर्वत के बारे में जानेंगे, पठार के बारे में जानेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग इसको बुक में भी रीड करिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। स्थल रूप दो प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पहला है आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, यानी कि एक अंदर होने वाली और एक बाहर। बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, जो ज़मीन है, फर्श है, कहीं से आप लोगों को नीचे से धंसा हुआ दिखेगा और कहीं से ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखेगा। बाहरी प्रक्रिया क्या है? स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया को बाहर की प्रक्रिया कहते हैं। नोट है यहाँ पर, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अब जानेंगे यहाँ पर हम पर्वत के बारे में। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। अक्सर इस तरह का आप लोगों को हिमालय क्षेत्र की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो हिमानी जिनको कहा जाता है, जो पर्वत जो है वो बर्फ़ से पूरे से ढके होते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पहला है वलित पर्वत, इसके बारे में जानेंगे। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। हिमालय है और आल्प्स जो है वो वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं, जिनकी ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अगर विश्व की सबसे पुरानी पूछा जाए तो कौन सी है? अरावली वलित पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी है। उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जो है वो पुराने वलित पर्वत है। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन और रूस का यूराल, ये पुराने वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है आप लोगों का भ्रशोथ पर्वत। पहला था वलित पर्वत, अब है भ्रशोथ पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रशोथ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए को हार्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंड को भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। जो ऊपर उठा होता है उसको हास्ट कहते हैं और जो नीचे धंसा होता है उसको ग्राबेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस जैस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। थर्ड है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। 2 हमने पढ़ लिए हैं, पहला वलित पर्वत, दूसरा है भ्रशोथ पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। यह ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है जो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने हैं। ठीक है, एक है माउंट किलिमंजारो और दूसरा है फ्यूजियामा। ये दोनों याद रखेंगे आप, जो ज्वालामुखी क्रियाओं से बने हैं। नोट है यहाँ पर, प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो है
10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से अधिक है। ठीक है, एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका पठार। अभी हमने पर्वत के बारे में जाना, अब हम जानेंगे पठार के बारे में। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। याद रखेंगे आप, केनिया, तंजानिया, युगांडा और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके एग्जाम्पल है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जो तिब्बत का पठार है वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। अब जानेंगे पहाड़ों का महत्व। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। नदियों का स्रोत, प्राकृतिक वन संपदा, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अब है पठारों का महत्व। विश्व के बहुत से खनिज क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नोट है, पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के पठारी जलप्रपातों के उदाहरण हैं। हुंड्रू जलप्रपात और जोग जलप्रपात। नेक्स्ट है नोट, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। याद रखेंगे आप। अब लास्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर मैदान। हमने पहाड़ के बारे में जाना, यानी कि पर्वतों के बारे में जाना, पठार के बारे में जाना। अब जो थर्ड है वो है हमारा मैदान। ये सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। अभी आपने अक्सर देखा होगा, अभी बहुत ज़्यादा हर जगह लैंडस्लाइड हुआ है, बाढ़ आया हुआ है। तो कहीं कहीं पे जैसे पानी आया है, घरों में घुस गया है पानी, घर के मैदान में घुसा है, बरामदों में घुसा है। और जब पानी पूरा चला गया तो आपने देखा होगा वहाँ पर रेत, बालू, पत्थर, काफ़ी सारी चीज़ें जो नदियाँ हैं वो छोड़ गई हैं। इन्हीं निक्षेपण से मैदानों का निर्माण होता है। अगर वहाँ से वो चीज़ें नहीं हटाई जाएंगी तो वहाँ कुछ सालों में घास उगने लगती है, ठीक है, तो वो मैदान बनने लग जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके मैदानों यानी कि इसके जो है प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अधिकतर आपने देखा होगा कि गंगा जहाँ बह रही है उसके आसपास मतलब किनारों में वहाँ जनसंख्या बहुत है, बहुत से लोग आवास करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर आज फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को नोट्स सही लग रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल रहेगा हमारा देश यानी कि भारत। उसके बारे में हम पूरा भौतिक विभाजन जानेंगे, पड़ोसी देश जानेंगे आसपास के। तो आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है।
तो चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।